नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 10 कृषि। तो कृषि विज्ञान हम आगे इससे पहले बता चुके हैं। खाद्य फसलें कौन-कौन सी होती हैं, जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया और गेहूँ हो गया और तिलहनी तिलहन जो है सोयाबीन, ये तमाम प्रकार के जो हम आपको बता चुके हैं, इसे आप ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब हम आगे बात करते हैं अखाद्य, जो खाद्य पदार्थ नहीं होती हैं, उसकी हम बात करते हैं। अखाद्य फसलें कौन-कौन सी होती हैं, इसको हम जान लेते हैं। रबड़, भूमध्य रेखीय क्षेत्र रबड़ की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी रबड़ की खेती होती है। रबड़ की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की ज़रूरत होती है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता हो। भारत में रबड़ की खेती मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गोरो पहाड़ियों में होती है। रबड़ के उत्पादन के भारत का विश्व में 5वां स्थान है। रबड़ का जो है खेती के भारत के रबड़ की खेती तीसरा स्थान है, 5वां स्थान है। ये जो है 25 डिग्री, जहाँ जो गर्म प्रदेश है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है, यानी यहाँ पर ये पेड़ को उगाया जाता है, वहाँ पर ये पेड़ उगते हैं। तो ये रबड़ की खेती वहाँ पर की जाती है, ठीक है? इसे आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर गर्म गर्म तापमान होगा जिस प्रदेश का। जैसे आपका प्रदेश कौन-कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मेघालय की गोरो पहाड़ियों पर होता है। कपास, कपास भारत जो है भारत कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास की खेती दक्कन पठार में शुष्क भागों की काली मिट्टी में होती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, कहाँ होती है? काली मिट्टी में होती है ये। कपास की अच्छी पैदावार के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और तेज धूप की जरूरत होती है। यानी 210 पाला रहित मतलब ये पाला की जो है एक माप दिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो पाला रहित, तो कपास को पकने के लिए 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की खेती कहाँ-कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक हैं। ठीक है? यहाँ यहाँ पर इनकी खेती की जाती है सबसे ज़्यादा। तो इसे आप नोट ज़रूर करेंगे। ठीक है? जूट की खेती कहाँ होती है? जूट आप सभी जानते हैं। जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों में उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। जूट के मुख्य उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, उड़ीसा और मेघालय। जूट की खेती वहाँ की जाती है क्योंकि ये पानी में पैदावार होते हैं। ये पानी में ही इसकी पैदावार होती है। इसे कौन कौन से राज्य है? जूट के उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। ये नदी के किनारे जो है बोई जाती है, क्योंकि ये वहाँ पे जो जिसे कापूस मिट्टी होती है वो वहाँ पर ज़्यादा बोते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी जो होती है इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गई अखाद्य फसलें। अब कृषि कृषि भूदान, ग्रामदान और भूमि सुधार, ये कुछ आंदोलन चलाए गए थे, जिसे भूमि सुधार आंदोलन भी कहा गया है। अ, ठीक है, तो इसे हम जान लेते हैं। भूमि सुधार पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। विनोबा भावे के दूसरा आंदोलन चलाया गया था। किन्होंने चलाया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, ताकि बड़े जमींदार अपनी कुछ जमीन भूमिहीन किसानों को दान कर दें। आज भी किसान ऐसे हैं जहां जिनके पास कोई भी जमीन अभी नहीं है, वो क्या करते हैं? केवल कमाते हैं और खाते हैं, उनके पास जमीन नहीं है। ठीक है, रहने के लिए जमीन भी नहीं है किसी-किसी के पास। तो ये विनोबा भावे ने क्या किया था? पंचवर्षीय योजना चला करके इन्होंने एक योजना चलाई, ताकि जो भूमिहीन किसान उसको भूमि मिल सके। तो कई लोगों ने भूदान आंदोलन के समर्थन में आगे आए और अपनी ज़मीन दान में दे दी। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी ज़मीन जो है कब्जा करके बैठे थे, उन्होंने अपने किसी गरीब को किसान जो ज़मीन नहीं दिए। तो जो गरीब थे वो शहर शहर की ओर पलायन कर गए, वहाँ पे रहते अपना रोजगार, यानी जो कमाते वो खाते, बाकी ज़मीन की कोई उससे कमी। तो जब जोत छोटी होती है, यानी जब जोतने की जगह छोटी होती है, तो कृषि प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगर मान लो कहीं कम जगह है, तो वहाँ पे अगर हम खेती करेंगे,
तो न तो सही से ट्रैक्टर घूम पाएगा, न तो सही जुताई हो पाएँगी, यानी खेती करने में बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने भूमि सुधार के लिए कई सदस्य कदम उठाए। इसके लिए ज़मीन की समस्याओं में फेरबदल किए गए। यानी जैसे हमारी ज़मीन एक बिस्सा यहाँ पर है, एक बिस्सा कहीं और पर है, एक बिस्सा कहीं और पर, यानी कई टुकड़ों में बँटी हुई है। इसको एक करने के लिए ये सरकार ने कुछ योजनाएँ चलाई थी, लेकिन इसे सभी लोग इसका पालन नहीं किए। इसके फेरबदल किए गए, किसानों में सारी ज़मीन एक ही प्लाट में आ जाए, ऐसा उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, कुछ कानून बनाए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किए। ऐसे सुधार पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपना जो है इन राज्यों ने क्या किया था, इन राज्यों ने कुछ जो सुधार का कुछ तो पालन किया था, लेकिन ऐसे राज्य और हैं जो इसका सुधार का कोई पालन नहीं किए थे। तो इसे आप किसान की सारी ज़मीन एक ही प्लाट में आ जाए, ऐसे सुधार पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में सफल हुए थे, लेकिन अधिकतर राज्यों में के किसानों ने इस पर सहयोग नहीं किया। इसलिए अन्य राज्यों में कुछ सुधार नहीं हो पाए। यानी ऐसे जैसे मान लो महाराष्ट्र, ये कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है भूमि जो है बहुत ज़्यादा विखंडित हो गई, जहाँ पर खेती करने लायक नहीं रह गई। अलग-अलग टुकड़ों में बँट गई, तो वहाँ पे एक होती तो उसको खेती करने लायक उसको बनाया जा सकता था, लेकिन जो अलग-अलग उसको खेती नहीं कर सकते उसमें। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, ये तो हो गई भूमि सुधार आंदोलन। आप लोग इसे जान गए होंगे कौन इसको विनोबा भावे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? हरित क्रांति की शुरुआत 1960 कब हुई थी? 1960 और 1970 के दशक में हुई। 1960 और 1970 के दशक में हुई थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपज को बढ़ाना। इस क्रांति में नई टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाली बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हरित क्रांति के परिणाम सुखद आए, खासकर पंजाब और हरियाणा में। यानी 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है पंजाब और हरियाणा राज्य जो हैं, इसके हरित क्रांति में काफ़ी सुधार इसमें हुए, इसके सुखद परिणाम भी आए हैं। लेकिन कहीं-कहीं जैसे ऐसा हुआ है जहाँ पर देखिए इसके लिए एक अच्छी तरीके से एक जैसे डेयरी होनी चाहिए, डेयरी फार्म, वहाँ पे जैसे दूध अगर कोई गौशाला कोई भी अगर जो खोला हुआ है, अगर दूध वो निकालेगा, दूध बेचेगा कहाँ? अच्छी तरीके से उसको अगर दूध बेचने की अगर उसको लाभ मिलेगा, तो वो और अत्यधिक जो है पशु को रख कर के पालेगा और वो दूध ज़्यादा निकालेगा। तो ये हरित क्रांति के परिणाम सुखद आए हैं, ठीक है? सॉरी, ये हम हरित क्रांति बता दिए, इससे आप हरित क्रांति मतलब जो फल सब्जियाँ उगाते हैं वो चीज़ है, ठीक है? खेती जो हरी सब्जियाँ उगाते हैं, इसकी बात है। श्वेत क्रांति क्या? श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई थी। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है श्वेत क्रांति चलाई गई थी। श्वेत क्रांति के अंतर्गत 1980 और 1980 और 1990 के दशकों में भूमि विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थागत और टेक्नाली एक मिनट टेक्नोलॉजिकल दोनों पहलुओं पर जोर दिया गया। किसानों और नुकसान की भरपाई के लिए बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा की सुविधा की गई। देखिए पहले क्या होता था, सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई थी। वो केवल फसल जो है हम बोते थे उसके लिए। अब क्या है, श्वेत क्रांति के लिए ये भी एक फसल ही है, जिससे किसान इसको करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। किसानों को आसानी से कर्ज मुहैया कराने के लिए ग्रामीणों क्षेत्रों में ग्रामीणों बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई। इसके लिए बहुत सारे पहलू सामने आए हुए हैं, जिसके कारण ये संभव हो पाया है श्वेत क्रांति। तो ये किसान इसमें भी अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये 1980 और भूमि विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, आज भी गाँव में कुछ जगह ऐसे है जो जहाँ पर इनका काफ़ी तो किसानों के फायदे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और कई अन्य स्कीम चलाए गए इसमें था। सरकारी टेक्नोलॉजी चैनल और रेडियो पर कृषि के संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और मौसम की बुलेटिन भी आती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। उस मूल्य पर सरकार किसानों के अनाज खरीदती है, ताकि बिचौलियों के कुचक्र को तोड़ा जा सके। यानी सरकार जो सीधे किसानों से खरीदती है इसमें, ताकि बीच वाले जो दलाल होते हैं, बिचौलिए, इसमें न आए, ठीक है? इस तरीके सरकार ने कुछ सुविधाएं कर रखी है।
वर्तमान स्थिति में हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र के विकास तेजी से नीचे गिर रहा है। आयात शुल्क में कटौती के कारण यहाँ के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। कृषि क्षेत्र के निवेश नहीं हो पा रहे हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर नहीं पनप रहे हैं। अगर रोजगार के अवसर या इसमें मुनाफा नहीं होगा तो कोई करना नहीं चाहेगा इसे। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, में कृषि की भागीदारी 1951 के लगातार गिर रही है। जो भारत की एक जीडीपी होती है, जिसमें सभी उत्पादों को जोड़ करके इसे जीडीपी निकाला जाता है, तो जीडीपी गिरती जा रही है। इसके बावजूद अभी भी कृषि क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। कृषि में होने वाली गिरावट के भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसके बावजूद क्या होता है, इसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कि इसका पूरा प्रभाव कहाँ पड़ता है? अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो कब जीडीपी पर भारी गिरावट आ सकती है अगर सुधार नहीं किया गया। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भारत के कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवा, पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र अनुसंधान और विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीणों और क्षेत्र आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। इस समय देखिए, सरकार जो है काफ़ी स्कीम चला करके किसानों को प्रोत्साहन के रूप में उन्हें जो है स्कीम मुहैया कराई है। तो जैसे अभी 2000 रुपये मिल भी रहा है किसानों को, जो आर्थिक मदद होगी जिसे किसानी करने के लिए। तो यानी जो सरकार इस समय किसानों के प्रति ज़्यादा झुक रही है। तो किसान देश के वैसे भी कर्णधार होते हैं। जब अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो कोई खाएगा कैसे? तो ये तो सभी जानते हैं। तो किसान क्या करिए, काफ़ी योजनाएं चली गई हैं, इसके तहत चलाई गई हैं। आप इसे नोट कर लेंगे इसे। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो आप इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं, इसे हम नहीं कराएंगे। तो इसे इस तरीके से आप इसे नोट कर लेंगे। जितना भी हम पढ़ाएं इसे रिवीजन करते रहिए। इसे 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे। आप इसे कॉपी में नोट करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप समझ में आ जाएगा तो ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार आपको तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।